स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं प्राची आप लोगों का एनवायरमेंट इन इकोलॉजी करंट अफेयर में स्वागत करती हूँ। ये हमारी वीकली करंट अफेयर की क्लास है एंड आई होप कि मुझसे आप पहले से जुड़े हुए हैं। यदि आप मुझसे आज पहली बार मिल रहे हैं, से हाई टू मी इन द कमेंट सेक्शन। और यदि आप पहले से इन क्लासेस को देखते आ रहे हैं तो आई होप कि आपका जो करंट अफेयर है वो अच्छे से प्रिपेयर हो रहा होगा और आपका रिविजन भी अच्छा चल रहा होगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि मेरी तरफ से एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट स्टैटिक के रूप में कवर कराया जा रहा है एक बुक सीरीज के माध्यम से। यदि आप उस बुक सीरीज में अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं तो आपको ज़रूर जुड़ना चाहिए, आपको इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। तो चलिए आज हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। और एक मैं आपसे प्रॉमिस कर देती हूँ, एनवायरमेंट को चाहे आप स्टैटिक की बात कर लीजिए या फिर करंट अफेयर की बात कर लीजिए, मैं आपका कंप्लीटली प्रिपेयर करा दूंगी, क्योंकि हम स्टैटिक की बुक सीरीज कवर कर रहे हैं और करंट अफेयर की हम वीकली क्लासेस कर रहे हैं। और किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए ये हॉलिस्टिक कवरेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं अपनी वीकली करंट अफेयर में कोशिश करती हूँ कि वो टॉपिक्स आपको कवर कराऊँ जो जनरली, जो सामान्यतः आप न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियोस सुनते हैं या फिर डेली करंट अफेयर के वीडियोस देखते हैं, वहाँ पे कवर नहीं हो पाते। क्योंकि मेरा यहाँ पे फोकस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे है तो मैं ज़्यादा कवरेज जो है आपको दे सकती हूँ। तो हम उन टॉपिक्स पे फोकस करते हैं जो जनरली आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट एग्जाम का अगर आप पैटर्न देखेंगे, कम से कम एनवायरनमेंट में जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं कि थोड़ा सा थॉरो स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है। दैट्स वाई ये प्रोग्राम जो है आपके लिए लाया गया है। एंड इसी के साथ ही मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीकली करंट अफेयर की क्लासेस भी देती हूँ। अगर आपने वो भी नहीं देखी है उनको भी प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है कंटेंट हमारे पास है। सबसे पहले तो अर्थक्वेक का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसको समझेंगे। देन दूसरा जो है हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 है। अब देखिए ये बिल है, राइट, तो इसको आप पॉलिटी जीएस पेपर 2 जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, राइट, वहाँ से भी लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा ये ज्योग्राफी का भी एक जो है टॉपिक बनता है। अगर आप इसको रिसोर्स मैनेजमेंट से जोड़ना चाहें तो कहीं ना कहीं आप इसको इकोनॉमिक्स के साथ भी लिंक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि फॉरेस्ट के कंजर्वेशन की बात हो रही है और फॉरेस्ट हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले सबसे बड़े रक्षक हैं, तो ये एनवायरनमेंट का भी टॉपिक बनता है। तो आपने देखा कि कोई भी एक टॉपिक, आप इसमें से कोई भी ले लीजिएगा, कोई भी एक टॉपिक किस तरीके से जो मल्टीपल आपके बेसिकली सिलेबस के पॉइंट्स हैं वहाँ पे जाके लिंक होता है। तो आपको अपना जो सिलेबस है उसकी बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, ताकि आप भी इसी तरीके से लिंक कर सकें कि ये पर्टिकुलर टॉपिक सिर्फ यही नहीं पढ़ा जाएगा, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच के साथ जो है हेल्प करेगा, राइट है। एंड सिमिलर मैनर में जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो ये जो लिंकेज है जिसको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ सीखते हैं, ये आपको शानदार तरीके से आ जाती है। देन जो आपका आंसर है वो काफ़ी बेहतरीन लगता है, उसमें कवरेज दिखाई देती है कि आपको लिंकेजेस आते हैं, आपने जो है बैक एंड फोर्थ चीज़ों को लिंक करके यहाँ पर लिखा हुआ है। परफेक्ट है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेटलैंड कंजर्वेशन है। तो वेटलैंड के बारे में बेसिक जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेंगे। देन आर्सेनिक कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये थोड़ा सा एक चिंताजनक विषय है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और आर्सेनिक का कंटेमिनेशन इंडिया में एक पेंडेमिक का लेवल धीरे धीरे लेता जा रहा है, तो हमें थोड़ा सा अवेयर रहने की भी ज़रूरत है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है केमिकल्स लीच इनटू द एक्वाफायर्स, राइट। तो आप देखोगे कि जो नेचर जर्नल है उसमें ना बहुत सारे रिपोर्ट्स स्टडीज पब्लिश होते रहते हैं। उसमें से कुछ ना इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि हमें कवर करने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी प्रश्न पूछता आया है इस तरह की चीज़ों पे। तो जो हमारा ये केमिकल्स लीच इनटू द एक्वाफायर्स है एंड जो इसके बाद वाला टॉपिक है ट्रॉपिकल वाटर्स हैव टर्न्ड ग्रीन, ये दोनों ही जो टॉपिक है इसी तरीके के हैं। जनरली आपको करंट अफेयर मैगजीन्स वगैरह में देखने को नहीं मिलेंगे, स्टिल हम कवर कर रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद देखिए हम तीन क्या है इंपॉर्टेंट की टर्म्स पढ़ेंगे जो हमें न्यूज़पेपर की एक्सप्लेन सीरीज में देखने को मिली थी। पहली की टर्म हम पढ़ेंगे कार्बन सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, दूसरी की टर्म होगी नेचुरल कार्बन सिंक्स क्या होते हैं, एंड तीसरी जो की टर्म हम पढ़ेंगे एंथ्रोपोसीन जो एपोक होता है इसके बारे में।
ये तीनों की टर्म्स ऐसे हैं जिनके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ना सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको होनी चाहिए, बल्कि मेंस में भी इसी तरह के कीवर्ड्स अगर आप यूज करके लिखोगे तो यू विल फैच वेरी गुड मार्क्स। ओके, जो हमारा 10वां बेसिकली टॉपिक है, इट्स नॉट अ टॉपिक, ये केस स्टडी है। तो इस केस स्टडी को एज ए एग्जाम्पल आप जो है यूज कर सकते हैं अपने एस्से में, अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में, तो इसको एज अ बोनस जो है मानकर चलिएगा। ओके, तो एक एक टॉपिक को जो है आराम आराम से पढ़ते चलेंगे और बहुत ज़्यादा नहीं है मतलब कवर करने के लिए, नंबर ऑफ टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा है बट इजी वन है। एक बार वीडियो सुन लेंगे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, स्टडी आईक्यू की तरफ से अपनी जुलाई का बैच जो है पीटीआई बैच अनाउंस कर दिया गया है। आपकी जो क्लासेस है वो शाम को 6 बजे से स्टार्ट हो रही है और आपका जो 22 जुलाई है इससे जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। P2I बैच यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, हम आपकी पूरी जो है प्रिपरेशन यहाँ पर कराते हैं आपके फैकल्टीज के साथ, आपकी लाइव क्लासेस होती है, तो 1-to-1 इंटरेक्शन रहता है। आप उन कंडीशंस में पढ़ते हैं जैसे कि रियल कंडीशंस हो, आपको आपके मेंटर्स अलोकेट किए जाते हैं, वो मेंटर्स आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं। राइट है, 3 भाषाओं में स्टडी आईक्यू की तरफ से बैच को लॉन्च किया जाता है, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश। इस बार भी ऐसा ही है ताकि जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप बैच को ज्वाइन कर सकें। बैच के बारे में कोई भी डिटेल आप जानना चाहते हैं, मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप पिंग कर सकते हैं। इस बैच की जो फीस है वैसे भी हमने काफ़ी सामान्य रखी थी, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं आपका अपना फैकल्टी कोड दैट इज़ प्राची लाइव PRACHILIV, तो आपको एक मैक्सिमम डिस्काउंट जो है आपकी फीस पर मिल जाएगा। मैंने बताया भी था कि कैसे वेबसाइट पे या ऐप पे जाके आप जब कोर्स पे जाएंगे एंड बाय ऑप्शन जो है करेंगे, वहाँ पे कूपन कोड लगाने का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप प्राची लाइव जो है अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी फीस में जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होता है वो जो है अप्लाई हो जाता है, तो इसको ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, अब आपको हो सकता है बैच के बारे में कुछ पूछना हो, किस तरह के फैकल्टीज पढ़ाएंगे, किस तरह से स्टडी होगी, मटेरियल आपके पास कैसे पहुंचेगा, बुक सीरीज का क्या करना है, एनसीईआरटीज का क्या करना है, टेस्ट सीरीज को कैसे किया जाएगा, इन सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर यूपीएससी विद प्राची पिंग कर सकते हैं, QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। ठीक है, हम टेलीग्राम चैनल और बैच के बारे में वीडियो के एकदम एंड में जाके भी बात करेंगे। अब जो है हम एक एक कर कर अपने टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है अर्थक्वेक। तो देखिए, बड़ी ही एक अचरज भरी न्यूज़ आई थी कि दरअसल जो आइलैंड है, राइट है, उसकी जो कैपिटल है उसके आसपास में ना सिर्फ 24 घंटे में करीब 2200 अर्थक्वेक्स जो है रिकॉर्ड किए गए थे। ठीक है, बार बार जो है अर्थक्वेक के वहाँ पे जो है आप कह सकते हैं झटके महसूस किए जा रहे थे, है ना। और सिस्मोग्राफ जो आपका होता है जो बेसिकली आपके अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करता है, उसके द्वारा ये डाटा निकल कर सामने आया कि सिर्फ 24 घंटे में 2200 अर्थक्वेक वहाँ पर देखे गए। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ये जो आइलैंड है ये है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, राइट है। और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में अगर आप देखेंगे अच्छे से तो आपका बेसिकली क्या है, मिड अटलांटिक रिज जो है बेसिकली जाता है। तो अगर आप ओशन के अंदर देखेंगे ना, काफी सारे आपके रिजेस होते हैं और वो कई बार दो जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं उनके बेसिकली फ्रंट पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखो, एक आपकी जो प्लेट है वो है नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट्स। प्लेट्स के बारे में आपने अपनी ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, बेसिक्स मैं बता रही हूँ, है ना। तो देखो, ये जो आपकी पूरी पृथ्वी है ना, ये कुछ प्लेट्स में क्या है, डिवाइड है। परफेक्ट है, और ये प्लेट जो है मूवमेंट करती रहती हैं, राइट। अब देखो, एक आपका नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट है, एक आपका यूरेशियन प्लेट है। इन दोनों प्लेट का जहाँ पे एक फॉल्ट बनता है वहाँ पे आपके मिड अटलांटिक रिजेस देखने को मिलते हैं। अब ये जो आइलैंड है, राइट है, तो ये बेसिकली इस नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ये जो रिज है यहीं पर है।
ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा जो है वोल्केनिक एक्टिविटीज़, ठीक है, देखी जाती है। तो वैसे भी माना जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक एक्टिव वोल्केनिक रीजन है। परफेक्ट है। तो इसको क्या है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इसकी मैप लोकेशन देखना बहुत ज़रूरी है। अब आइसलैंड में है ना, जो कि एक नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर बेसिकली आपका आइलैंड है, इसमें भी पर्टिकुलरली जो ये अर्थक्वेक्स देखे गए थे, यहाँ पर एक माउंटेन है, राइट है। यहाँ पे एक माउंटेन है जिसकी मैप में लोकेशन आप जो है देख पा रहे होंगे। लेट मी जस्ट सेलेक्ट द पेन प्लीज। जी, तो यहाँ पे देखिए आपका फिडल्स फजाल जो है ये एक माउंटेन है। यहाँ पे जनरली ये जो है देखा गया है। तो आपको एक बेसिक्स देखिए, यहाँ पे ये आपकी यूरेशियन प्लेट हो गई, दिस इज योर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। अब आप देखोगे कैसे ये इस फॉल्ट पे बढ़ता है ना, ये कैसे इस फॉल्ट पे पड़ता है। दैट्स वाई बहुत ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज यहाँ पे देखने को मिलती है। अब इसके अलावा देखिए, दिस इज योर नॉर्थ अटलांटिक ओशन, राइट है, यहाँ पे ये जो है लोकेटेड है। परफेक्ट है। जब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी, इस मैप को थोड़ा डिटेल से देख लीजिएगा। ये तो ठीक हुआ, हमें मैप की लोकेशन पता चल गई, हमने जो है बेसिक एक इंफॉर्मेशन न्यूज़ के बारे में जान ली। नाउ व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट इज अर्थक्वेक, राइट है। तो अर्थक्वेक होते क्या है, ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी का जब रिलीज होता है, ठीक है, अर्थ के क्रस्ट से, और इसकी वजह से सेस्मिक वेव्स क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अलग अलग इंटेंसिटी, अलग अलग मैग्नीट्यूड का ये होता है, जिसकी वजह से अलग अलग विनाश भी देखने को मिलता है ना। तो अगर आप देखोगे एक सडन रिलीज ऑफ एनर्जी है ना अर्थ के क्रस्ट में, जो सिस्मिक वेव्स को क्रिएट करता है, वो आपका अर्थक्वेक होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो इसके कोजेस क्या हैं, अर्थक्वेक भाई आता क्यों है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स। मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा अर्थ है वो बेसिकली जो हमारा ये कॉन्टिनेंट्स हैं ये प्लेट्स पे डिवाइड है, बहुत सारे प्लेट्स हैं। मैंने ये भी बताया कि ये जो आपके टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये मूवमेंट करते रहते हैं। अब मान लीजिए जो एक प्लेट है, राइट है, उसका जो मूवमेंट है वो मान लीजिए नॉर्थ की तरफ है, दूसरी ये जो प्लेट है इसका मूवमेंट मान लीजिए साउथ की तरफ है। तो जब ये ऐसे मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा कि नहीं होगा, और ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है इसी से जो है बेसिकली आपके अर्थक्वेक्स जनरेट होते हैं। सिमिलर मैनर में यहाँ पे देखिए, ये एक आपकी एक मान लीजिए ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इनकी डायरेक्शन देखिए दोनों की कैसे अलग अलग है ना। तो एक फॉल्ट यहाँ पे क्रिएट होता है, ये जो फॉल्ट है यही इस तरीके से देखने को मिलता है और इसी से आपकी एनर्जी रिलीज होती है। जनरली होता क्या है, जब एक प्लेट और दूसरी प्लेट मान लीजिए एक दूसरे की तरफ गति करती है, ठीक है, तीन तरह का बेसिकली मूवमेंट टेक्टोनिक्स प्लेट्स में देखा जाता है, ठीक है। तो क्या करें, एक बार उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे तो ज्योग्राफी का आपका टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि एक ही लेक्चर में आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज दे दी जाए उतना बेहतर है। चलिए, तो बेसिकली तीन तरह के जो है प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलते हैं। मान लीजिए दिस इज योर वन प्लेट एंड दिस इज योर सेकेंड, इनका मूवमेंट कुछ ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा जब ये आपस की तरफ टकराएंगी, है ना, तो इसमें से एक प्लेट थोड़ी हल्की होगी, एक प्लेट थोड़ी भारी होगी, एक का डेंसिटी ज्यादा होगा, एक का कम होगा, कुछ तो डिफरेंस होगा। मान लीजिए ये हल्की है, ये इसके नीचे थोड़ा दब जाएगी और ये इसके थोड़ा ऊपर आ जाएगी, ये एक फॉल्ट बनने को मिलेगा। अब देखो जब ये वाली प्लेट नीचे की तरफ धसेगी तो काफी ज्यादा हीट जनरेट होगी, टक्कर हुई है, प्लेट नीचे गई है, गर्मी है, तो इस एक तो टक्कर हुई है, ये नीचे धसी है, तो इससे आपके वेव्स जो हैं बेसिकली निकलेंगे, सिस्मिक वेव्स, और अर्थ के क्योंकि टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से क्या है एक डिस्टरबेंस देखने को आया है, तो आपका अर्थ के जनरेट होगा। कई बार क्या हो जाता है जब ये प्लेट नीचे धसी है तो ये गर्मी की वजह से थोड़ी सी क्या है मेल्ट भी हो जाती है। अब ये मेल्ट होकर जो ये फॉल्ट हुआ था इससे ऊपर आती है, तो ऊपर आपका फिर लावा बन के आ जाता है। कई बार इसकी वजह से जो आपकी वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है वो भी देखने को मिलती है, तो इसलिए कई बार अर्थक्वेक, वोल्केनोस जो होते हैं एक साथ दिखाई देते हैं। दिस इज वन मूवमेंट, राइट है।
दूसरे की बात करते हैं। अभी तो मैंने बताया था कि दो प्लेट क्या है, एक दूसरे की तरफ आ रही थी, है ना। अब मान लीजिए एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है। अब ये प्लेट जो है बेसिकली यहाँ पे थी, परफेक्ट है। इनके डायरेक्शन कुछ ऐसे हुई, तो ये प्लेट कुछ इस तरीके से हो गई, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा एक फॉल्ट बन गया, सीधा सीधा एक फॉल्ट बन गया। इसकी वजह से भी जो है आपको क्या है, अर्थक्वेक देखने के लिए मिल सकता है। और तीसरा जो मैंने आपको अभी बताया था कि जो प्लेट्स का डायरेक्शन है वो क्या है, इस तरीके से हो, ठीक है। तो यहाँ पे घर्षण क्रिएट होगा, एक फॉल्ट बनेगा एंड जो है आपको अर्थक्वेक देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। इसीलिए जहाँ जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स के फॉल्ट है, जहाँ जहाँ पर आपके ओशनिक रिजेस है, वो जो एरिया है वो ज्यादा प्रोन है अर्थक्वेक्स को लेकर, ठीक है। दिस इज क्लियर, बहुत बढ़िया। तो पहला रीजन तो क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स है, जिसकी वजह से फॉल्ट बनते हैं, अर्थक्वेक आता है। दूसरा रीजन है वॉल्केनिक एक्टिविटी, कहीं पे एकदम से बड़ी वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई हो तो वहां पे भी क्या एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। और मैंने कैसे बताया कि प्लेट्स जब ऐसे मिलते एक नीचे धंस जाती है तो लावा बाहर निकल कर आता है, ये एक रीजन है। ह्यूमन एक्टिविटीज है, कोई हमने बड़ी माइनिंग जो है बेसिकली बना रखी थी, पूरा उसके अंदर मान लीजिए जब हम माइन करते हैं ना, माइनिंग की एक्टिविटी करते हैं तो नीचे क्या है केव्स बन जाते हैं, हमने उससे मटेरियल तो निकाल लिया है, अब वो खाली केव्स है। कई बार उनको भर दिया जाता है, कई बार वो खुली रहती है, कई बार वो केव्स धंस जाती है नीचे की तरफ, तो एक डिस्टरबेंस आता है, ठीक है। इसके अलावा बड़े बड़े जो है प्रोजेक्ट्स ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, कई बार उन्हीं वजह से भी क्या है आपके अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। एंड ग्लेशियल रिबाउंड, जो आपके ग्लेशियर्स हैं उन पे जो बहुत थिक आइस है, जब वो रिट्रीट करती है, जब भी उस पर कोई मूवमेंट होता है, ठीक है, तब भी जो है आपको अर्थक्वेक्स देखने के लिए मिलते हैं। तो दीज आर दी एक्चुअली प्राइमरी रीजंस जिनकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ ना की टर्म्स यूज होते हैं जब हम अर्थक्वेक्स की बात करते हैं। एक होता है आपका फोकस, राइट है। फोकस की बात करें तो आप देखोगे फोकस को बेसिकली हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, फोकस को हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। और बेसिकली ये वो पॉइंट है जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है। दिस इज योर फोकस, दिस इज योर हाइपोसेंटर, यहाँ से जो है अर्थक्वेक राइज हुआ है। ये देखो ये एक फॉल्ट लाइन यहाँ पे आई है, परफेक्ट है, ये एक फॉल्ट लाइन यहाँ पर आई है। अब देखो रिलीज हुई चारों तरफ एनर्जी, एक एनर्जी कहाँ पे है, अर्थ पे सरफेस पे जाके टकराएगी। तो जो बेसिकली आपका है ना, जहाँ पे बेसिकली आपका अर्थ का सरफेस डायरेक्टली फोकस के ऊपर है, उसको क्या बोल देते हैं, ईपी सेंटर बोल देते हैं। जैसे अगेन इन दिस डायग्राम, ओके वेयर इज आवर डायग्राम, ओके देयर इट इज। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली इसको एक बार क्लियर कर देते हैं, हाँ हाँ जी। तो यहाँ पे देखिए ये अगर आपका फोकस था, इसके जस्ट एकदम ऊपर ये जो अर्थ के सरफेस पे ये देखने को मिला, दिस इज योर ईपी सेंटर, परफेक्ट है, दिस इज योर ईपी सेंटर, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। देन कुछ आफ्टर शॉक्स देखने को मिलते हैं। देखो अर्थक्वेक मतलब आपके अर्थ में बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस, राइट है। तो अब अर्थ अपने आप को एडजस्ट भी तो करती है, तो एडजस्ट करने के लिए कुछ आफ्टर शॉक्स बाद में जो है देखने को मिलते हैं। एंड देन सिस्मिक वेव्स, वो एक्चुअली जो है एनर्जी जो ट्रैवल करती है अर्थ के क्रस्ट में और जिसकी वजह से अर्थ शेक करती है, वो आपके सिस्मिक वेव्स होते हैं, पी वेव, एस वेव, है ना। ये जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। डिटेल में ज्योग्राफी में इसको आप जो है कवर कीजिएगा, ठीक है, दिस इज क्लियर। तो ये वाला जो डायग्राम है इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ईपी सेंटर, आपका हाइपो सेंटर, आफ्टर शॉक्स, उनका रीजन, ये आपका जो है क्लियर होना चाहिए, ठीक है, दिस इज क्लियर, बहुत ही बढ़िया। अब देखो अर्थक्वेक कितना बड़ा था कितना छोटा था, ये कैसे पता चलेगा, जब हम मेजरमेंट करेंगे। तो अर्थक्वेक का मेजरमेंट दो तरीके से हो सकता है। एक तो हम उसके मैग्नीट्यूड को देखें, मैग्नीट्यूड का मतलब है कि उससे जो एनर्जी रिलीज हुई है वो एनर्जी कितनी ज़्यादा रिलीज हुई है, उस एनर्जी को मेजर करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक रिएक्टर स्केल होता है, उसकी मदद से चेक किया जाता है। देन एक होता है इंटेंसिटी, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट अर्थक्वेक का हुआ है ना, तो कितना ज़्यादा तोड़ फोड़
कितनी ज़्यादा विनाश उसकी वजह से हुआ है, तो वो हम बेसिकली इंटेंसिटी चेक करते हैं। आपका रिएक्टर स्केल और आपका जो मर्करी स्केल है, ठीक है, रिएक्टर स्केल और मर्करी स्केल जो है उसकी वजह से ये चीज़ें चेक जो है की जाती है। एंड सिस्मिक वेव्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मेजर देख लिया, अर्थक्वेक क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स क्या होते हैं, कॉजेस क्या हैं, ठीक है, मेजर कैसे किया जाता है, हमने काफी सारी चीजें जो है यहाँ पे कवर कर ली है। परफेक्ट। अब देखो, इंडिया की अगर बात करें तो 59% जो है इंडिया का बेसिकली आप कह सकते हैं हिस्सा अर्थक्वेक को लेकर क्या है, काफी ज्यादा लाइबल है, राइट है। तो हमने क्या किया है, पूरे भारत के मैप को बेसिकली कुछ जोन्स में डिवाइड कर दिया है। जोन सेकंड जहाँ पे लो रिस्क है, थर्ड मतलब मॉडरेट रिस्क है, फोर्थ मतलब हाई रिस्क है, और फिफ्थ जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, है ना, फिफ्थ जोन जो ये आपको दिख पा रहे हैं, वेरी हाई रिस्क जो है यहाँ पे आपका दिखाई देता है, ठीक है। फिर ये देखिए कैसे आपका मैग्नीट्यूड जो है देखा जा रहा है कि अगर 5 तक का है तो भाई मॉडरेट है, 6 तक का है तो क्या है, 8 या इससे ज्यादा का है तो मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है चीजें, है ना। तो इस तरीके से चीजें बताई हुई है। इस मैप को थोड़ा सा स्टडी करना कि किस तरह कलर वाइज इसको जोन्स में डिवाइड किया गया है। आई विल शेयर द पिक्चर विथ यू। परफेक्ट है। चलो, तो ना अर्थक्वेक इज कंप्लीट, ठीक है, हमारा सबसे पहला टॉपिक, और सेकंड टॉपिक ही जनरली बड़ा होता है, देन हम छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। सबसे पहली बात तो ये समझना, ये जो अमेंडमेंट बिल है इसका मतलब ये किसी पहले वाले बिल में कुछ अमेंडमेंट करने के लिए लाया गया है, तो बिल्कुल ठीक बात है। जो आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, ये उसको अमेंड करेगा। 1980 में आपने जो अधिनियम बनाया था वनों को संरक्षित करने के लिए, उसमें कुछ चेंजेस जो है किए जा रहे हैं इस वाले बिल के द्वारा। न्यूज़ में क्यों था, जिस पार्लियामेंट्री कमेटी को ये बिल असाइन किया गया था इसको स्क्रूटनाइज करने के लिए, उनकी तरफ से इसको हरी झंडी दे दी गई है कि भाई ऑल इज ओके, ठीक है, कर दो बढ़िया पास इसको ना। ऑल इज ओके तो लाइक भी कर दो वीडियो को, राइट है। चलो बढ़िया। अब यहाँ पे देखो, बेसिकली 1980 के एक्ट की ही हमें जरूरत क्यों पड़ी थी। देखो, जो फॉरेस्ट है वो ना ब्रिटिश काल से ही बहुत इम्पोर्टेंट एक मुद्दा बन गया था, क्योंकि जो हमारे आदिवासी लोग थे उनके लिए जंगल, जल, जमीन उनके जीवन का एक क्या है आधार था। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रेलवे लाइंस बिछाए, उनको लकड़ी चाहिए थी, उन्होंने रिसोर्स जो है फॉरेस्ट की उसको काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया। परफेक्ट है। तो देखा जाए तो फॉरेस्ट राइट्स को लेकर जो आदिवासियों के थे और जो ब्रिटिशर्स थे, एक क्लैश उनके हमेशा जो है बीच में देखा जाता था। जब भारत आजाद भी हो गया तब भी प्रॉब्लम ऐसी तरीके से रही। फिर जब भी फॉरेस्ट को किसी नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए, है ना, चेंज करना रहता था कि भाई है तो ये जंगल की जमीन, बट जंगल साफ करके मान लो हम यहाँ पे क्या है, कोई इंडस्ट्री का प्लांट लगा रहे हैं, तो फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो इश्यू आते थे। तो 1980 में सरकार एक बिल लेकर आई जिसमें कहा गया कि जो फॉरेस्ट लैंड है उसको जब नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए कन्वर्ट करेंगे तो उसको रेगुलेट जो किया जाएगा, उसके लिए जो नियम कानून लगेंगे वो इस 1980 वाले एक्ट के तहत लगेंगे, ठीक है। तो ये 1980 वाला एक्ट क्या क्या कहता है, थोड़ा सा इसके की फीचर्स देख लेते हैं। पहला कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल। वो कहता है जब भी किसी फॉरेस्ट लैंड को अपने नॉन फॉरेस्ट यूज में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू सीक अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट है। दूसरा कहता है कंसल्टेशन। जब भी आप जंगल की जमीन को चेंज कर रहे हो तो वहां पे रहने वाली लोकल पॉपुलेशन और साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन आपको करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या जो है आगे फ्यूचर कोर्स होगा। कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर, जितना भी फॉरेस्ट कवर का लॉस हुआ है उसके बदले कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू भी आपको देनी पड़ेगी। मैंडेटरी अंडरटेकिंग ऑफ कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन। अब देखो, आपने मान लीजिए कुछ जो एकड़ ऑफ एरिया था उससे फॉरेस्ट को क्लीन किया, उतना ही आपको कहीं पे अफॉरेस्ट्रेशन या रीफॉरेस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वनीकरण जो है उसके बदले आपको कहीं पे करना पड़ेगा। एंड डीम्ड फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया था
दरअसल वैसे जंगल जो ना तो फॉरेस्ट के रूप में रजिस्टर हुए हैं, नोटिफाई हुए हैं, ना ही किसी सरकार के रिकॉर्ड में है, बट उनका जो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये जो डीम्ड फॉरेस्ट है, इनको भी जो है रेगुलेट करने की बात कही गई थी। मोटा मोटा इस तरह की चीज़ें जो है 1980 वाला एक्ट कहता था। सरकार इसमें क्या बदलना चाह रही है फिर, है ना? तो देखो, की हाइलाइट्स की बात करते हैं जो हमारा 2023 वाला बिल है उसकी। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट, लैंड अंडर द प्रीव्यू ऑफ द एक्ट। देखो, ये क्या कह रहा है, जो हम नया बिल लेके आए हैं, इस बिल में कौन कौन सी जमीन इसके तहत आएगी, इस पे बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि देखो भाई, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो लैंड है ना, जिसको हमने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत, या फिर जिसको हमने क्या गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में एज अ फॉरेस्ट रजिस्टर किया हुआ है ना, 1980 का एक्ट इम्प्लीमेंट होने के बाद, वो सारा जो है इसके अंदर आएगा। क्या कह रहा है कि भाई एम्स टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ द एक्ट, यानी कि 1980 वाले एक्ट का स्कोप एक्सपेंड करके किस लैंड पे ले जा रहा है भाई, वो जिनको हमने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत फॉरेस्ट माना था, और वो जिनको हमने फॉरेस्ट के रूप में रिकॉर्ड किया हुआ है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में 1980 का एक्ट इम्प्लीमेंट होने के बाद। अब यहाँ पे देखो, लेकिन ये अमेंडमेंट क्या कह रही है कि जिन फॉरेस्ट को हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए दिसंबर 12 1996 से पहले, उस पे ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, 1996 12 दिसंबर एक कट ऑफ डेट है, इससे पहले अगर हमने कुछ इस तरह का कन्वर्ट किया है, उस पे एक्ट अप्लाई नहीं होगा। दूसरी बात क्या आ रहा है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज ऑफ लैंड, कैटेगरीज बढ़ा दी गई हैं जिसके लिए आप जो है उसको नॉन फॉरेस्ट के लिए कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अगर इंडिया के जो बॉर्डर्स है उसके 100 किलोमीटर में जो भी लैंड आता है, अगर उस पर नेशनल सिक्योरिटी के लिए कुछ भी बनाया जाता है तो वह एग्जेम्प्टेड माना जाएगा। अगर हम बेसिकली स्मॉल जो रोड साइड एमिनिटीज बना रहे हैं, या फिर पब्लिक रोड्स जो कि हैबिटेशन की तरफ लीड करती है, यानी कि जनता के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो भी जो है उसको छूट मिलेगी। फिर कहा, फॉरेस्ट लैंड को अगर हमें लीज आउट करना है, तो इसमें बोला गया अगर राज्य सरकार अपने यहाँ किसी फॉरेस्ट लैंड को लीज पे देना चाहती है, तो प्रायर अप्रूवल उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी। ठीक है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट को और ज्यादा पावर दे दी गई है। और फिर कुछ एक्टिविटीज जो है परमिट कर दी गई हैं फॉरेस्ट लैंड में। क्या कह दिया गया है कि भाई, जैसे आप अगर क्या कर रहे हो, चेक पोस्ट को स्टैब्लिश कर रहे हो, फेंसिंग जो है क्रिएट कर रहे हो, ब्रिजेस बना रहे हो, या फिर जू बनाने हैं, सफारी बनानी, इको टूरिज्म फैसिलिटी बनानी है, तो बना सकते हो। तो ये कुछ चेंजेस जो है प्रपोज किए जा रहे हैं न्यू बिल में, राइट है। अब यहाँ पे देखो, कुछ क्रिटिसिज्म आ रहा है कि भाई आपने जो चेंजेस किए हैं वो ठीक नहीं है, वो फॉरेस्ट के लिए नुकसान देने वाले हैं। हाउ? तो देखो, क्रिटिसिज्म ऑफ द बिल, डाइल्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। वो कह रहे हैं भाई आपने ना जंगलों को लेके जो सुरक्षा दी गई थी उसको डाइल्यूट कर दिया है। कितने सारे तो आपने एग्जेम्प्टेड जो है कैटेगरीज बना दी है, कितनी सारी एक्टिविटीज आपने अलाउ कर दी है, ये जू, सफारी, इको टूरिज्म, ये फिर जाके फॉरेस्ट को परेशान ही करेंगे। ह्यूमन इंटरवेंशन तो अच्छा हो ही नहीं सकता ना। फिर देखो, ज्योग्राफिकली सेंसिटिव एरिया को एग्जाम्पशन दे दी गई है। फिर सेंट्रल प्रोटेक्शन फॉर डीम्ड फॉरेस्ट, डीम्ड जो फॉरेस्ट थे उनको लेके जो प्रोटेक्शन दी गई थी उसको भी क्या एक तरीके से कम कर दिया गया है, क्योंकि अब वो कहीं सरकारी रिकॉर्ड में एज अ फॉरेस्ट तो रिकॉर्ड थे नहीं, उनको तो उनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की वजह से डीम्ड फॉरेस्ट माना जाता था, है ना। फिर क्या है भाई, कमर्शियल पर्पस के लिए डाइवर्जन हो सकता है, कल को कोई इको टूरिज्म के नाम पर कुछ भी जो है वहां पे बना दे, है ना। इनसफिशिएंट फोकस ऑन डेंस फॉरेस्ट। अब देखो, कोई फॉरेस्ट आपका पूरा मिच्योर था, उसकी एक डेवलप कैनोपी थी, है ना, वो आपने क्लीन किया, उसके बदले आप कहीं और पे अफॉरेस्टेशन, रीफॉरेस्टेशन कर रहे हो, क्या वो उतना डेंस हो पाएगा? क्या वो उस पूरे इकोसिस्टम को आप रेप्लिकेट कर पाओगे? और कितना सरवाइव करते हैं वो नए लगाए गए ट्रीज, ये सबको पता है, नहीं करते सरवाइव। ठीक है, हमने देखा है कि वो जो एक जंगल के बदले दूसरी जगह पौधे रोपे जाते हैं, 60-70% खत्म हो जाते हैं वो धीरे धीरे। ठीक है, और फिर वहां पे
हजार तरह की आपको स्पीसीज, हजार तरह के ऑर्गेनिजम्स नेचुरली देखने को मिलेंगे। क्या आप उन सबको रीजनरेट कर पाओगे? नो। तो ये इशू है कि भाई एक जगह के जंगल काट के दूसरी जगह लगा देना, मतलब इज इट अ लाइबल ऑप्शन, राइट? तो ये क्या है, कुछ क्रिटिसिजम्स हैं। तो जो बिल है इसके बारे में बेसिक बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी है, अब आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलो, अब हमारे स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स है, क्विकली कवर कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? फॉरेस्ट पढ़ लिया, अब थोड़ा वेटलैंड्स भी पढ़ लेते हैं, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो वेटलैंड कंजर्वेशन, परफेक्ट है। तो अभी आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बेसिकली क्या है, आप कह सकते हैं जो प्ले है वो फाइल हुई थी, और उसमें ये कहा गया था कि दिल्ली जैसे एरिया में काफ़ी सारे वेटलैंड्स हैं, बट वो वेटलैंड्स कम वेस्टलैंड ज़्यादा बन गए हैं। और दिल्ली जहाँ पे बाढ़ आती रहती है, और अभी तो यमुना का लेवल इतना हाई हुआ हुआ है और ऑलरेडी पानी कम नहीं हो रहा है, तो दिल्ली जैसे एरिया में जो कि बहुत ज़्यादा फ्लड प्रोन एरिया है, वहाँ पे जो वेटलैंड्स हैं ये उस वाटर के लिए, उस फ्लड के लिए एक बफर का काम करते हैं। बट इनके प्रोटेक्शन को लेकर, कंजर्वेशन को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा। तो सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई थी कि आप जो है सरकार से पूछो कि भाई क्या चल रहा है ये। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सेंटर का रिस्पॉन्स पूछा है कि भाई ये जो वेटलैंड एरियाज हैं जो कि नेचुरल प्रोटेक्शन देते हैं फ्लड्स के खिलाफ, इनको लेकर क्या स्टेटस है ना? तो यहाँ पे देखो, एपिक्स कोर्ट ने ये बताया कि 2000 जहाँ है 17 में, है ना, 2.1 लाख वेटलैंड्स थे देश में, वहीं पे ये जो है अब 2.31 लाख्स हो गए हैं, ठीक है, एक्सपेंड हुए हैं। और तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहा है कि भाई आप बताओ कि इनके प्रोटेक्शन को लेकर, इनके कंजर्वेशन को लेकर क्या रिक्वेस्टिक है, वो हमें जो है बताओ। तो चलो, दिस इज तो अबाउट द न्यूज, इसमें तो अपडेट होता रहेगा। नाउ व्हाट इज वेटलैंड? वेटलैंड इज अ इकोटोन, और इकोटोन अगर समझ में नहीं आया तो मेरी जो है बेसिकली एनवायरमेंट वाली जो सीरीज है वो अच्छे से देख लेना। तो वेटलैंड पे फोकस करते हैं, इकोटोन को थोड़ा साइड में कर देते हैं। जो आपका बेसिकली टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है प्लस आपका जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, इसका जो है एक बीच में जो पड़ता है, एक दलदलीय से भूमि, एक शैलो वाटर वाली जो बॉडी रहती है, दैट इज योर वेटलैंड, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं लैंड ऑफ ट्रांजिशनल बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम वेयर वाटर टेबल इज यूजली लो और नियर टू द सरफेस। परफेक्ट है, पानी यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं होता है, इट इज कवर्ड बाय द शैलो वाटर ओनली। परफेक्ट है। अब ये वेटलैंड्स इतनी इंपॉर्टेंट होते क्यों हैं? पहला तो समझ में आ गया कि बाढ़ जैसी डिजास्टर से ये एक प्रोटेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि देखो ये टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक वाटर बॉडी के बीच में क्या कर रहे हैं, एक बफर दे रहे हैं। तो पानी जो बह के आता है उसमें से बहुत ज्यादा क्वांटिटी का वाटर इन वेटलैंड्स के द्वारा सोक कर लिया जाता है, दैट्स वाई एक बफर क्रिएट करते हैं, पहला। दूसरा, वाटर सोर्स देते हैं, आपको पता है ये वाटर को क्लीन भी करते हैं, प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, इम्प्यूरिटीज को जो है सॉक कर लिया जाता है, क्लीन वाटर जो है मिलता है। क्लाइमेट का रेगुलेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या है, अब्सॉर्ब करते हैं। यहाँ पे बहुत वाइब्रेंट बायोडाइवर्सिटी मिलती है जो अपने बायोमास में कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रखती है। नेचुरल हजार्ड्स का रेगुलेशन अभी हमने देखा, बल्कि सुनामी वगैरह आने को भी जो है ये लोग काफ़ी ये लोग नहीं, ये जो इकोसिस्टम है काफ़ी प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। देन न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग होती है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में बायो जियो केमिकल साइकिल के बारे में लेक्चर में ऑलरेडी कवर करा हुआ है, देखना वहाँ पे। फोटोसिंथेसिस, बहुत सारे प्लांट्स वगैरह यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, फोटोसिंथेसिस होता है, उस फोटोसिंथेसिस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, यानी कि कार्बन स्टोर होता है। सॉइल इरोजन को रिड्यूस करते हैं क्योंकि वाटर रन ऑफ नहीं करता, ये सोक कर लेता है, तो वाटर की स्पीड इंटेंसिटी कम हो जाती है, सॉइल इरोजन कम होता है। देयर आर लॉट ऑफ सर्विसेज व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द वेटलैंड्स। परफेक्ट है, ओके। लेकिन अब इनको थ्रेट्स है, थ्रेट्स कैसे है? अगर मैं समरी में कहूँ तो ह्यूमंस, भाई ह्यूमंस किस पे थ्रेट्स नहीं डाल रहे हैं, है ना? ह्यूमंस ने तो अपना और सबका जीना जो है दुश्वार कर रखा है, एंड नाउ इट्स नॉट वर्किंग, व्हाई? ओके,
नो दिस इज ओके। चलिए, ह्यूमंस को लगता है बुरा लग गया। यहाँ पे देखिए, तो अर्बनाइजेशन प्रेशर, तो इतना ज्यादा शहरीकरण हो रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे वेटलैंड्स को ड्राई करके उनको लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है। बहुत सारे वेटलैंड्स को वेस्ट डंप साइट्स के रूप में यूज किया जा रहा है। पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है कि ये बॉडी कंप्लीटली जो है एक तरीके से डिफंक कर गई है। एग्रीकल्चर जो है कन्वर्जन, उस वेटलैंड्स को ड्राई करके आप उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर रहे हो। क्लाइमेट चेंज की वजह से बायोडाइवर्सिटी पे बहुत फर्क देखने को पड़ रहा है, राइट। तो अल्टीमेटली मैंने क्या बताया, जो आपकी ये ह्यूमन एक्टिविटीज है यही यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। दिस इज क्लियर। तो वेटलैंड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। एंड अगर मेरी मेमोरी ठीक काम कर रही है तो 2023 में 2 जो है क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में देखने के लिए मिले थे सिर्फ वेटलैंड से। तो ये इंपॉर्टेंट है, मीन्स का क्वेश्चन इससे बहुत जबरदस्त रूप से बनता है। परफेक्ट है, तो इसको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बढ़िया। चलिए, अब जो है बेसिकली हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं आर्सेनिक कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर की। तो यहाँ पे देखो, अभी पता चला है कि जो बिहार की लगभग 18 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ का जो ग्राउंड वाटर है उसमें आर्सेनिक का बहुत हाई कंटामिनेशन हुआ है। और माना जा रहा है इसका डायरेक्टली कोरिलेशन है, जो वहाँ की पॉपुलेशन में गॉल ब्लैडर का कैंसर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर आर्सेनिक की बात करें तो बेसिकली क्या है, एक ऑर्डरलेस, एक टेस्टलेस मेटेलॉइड है, और ये थ्रू आउट द जो अर्थ का क्रस्ट है वहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटेड मिलता है। आर्सेनिक के कंटामिनेशन से जो प्रॉब्लम होती है, या फिर बेसिकली जो आपका वाटर है उसमें जो आर्सेनिक की प्रेजेंस है, उसको बोला जाता है बेसिकली आर्सेनिकोसिस, राइट है। ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा ह्यूमंस की हेल्थ पर असर डालता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये बेसिकली नेचुरली देखा जाए तो आपका जो रॉक्स है, सॉइल्स है, वाटर्स है, सब जगह मिल जाता है। ये आपके पीने के पानी में कैसे पहुंचता है, मैंने बताया वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है अर्थ के क्रस्ट पर। 2 तरीके, नेचुरली एंड आपके जो बेसिकली ह्यूमन जो एक्टिविटीज होते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो होती है। नेचुरली देखो, जो आपके रॉक्स हैं उनकी वेदरिंग होते रहती है, वहाँ से चीज़ें घस कर जो है आपकी मिट्टी में, पानी में, हवा में मिलती रहती है। ठीक है, सेडिमेंटेशन वगैरह से चीज़ें मिलती रहती है। तो आप देखोगे कि लीचिंग और जो पर्कोलेशन होता है आर्सेनिक का, वो होते रहता है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की बात करें तो आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है, वुड का प्रिजर्वेटिव में जो यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मिनरल्स की जब आप प्रोसेसिंग करते हो, माइन का ड्रेनेज करते हो, यहाँ तक कि फॉसिल फ्यूल की जो बर्निंग करते हो, इन सब रीजंस की वजह से आर्सेनिक जो है आपके सॉइल, वाटर और एयर में जो है बेसिकली एक तरीके से एंट्री ले लेता है, और फिर ये आपकी हेल्थ के लिए खतरनाक होता है। कैसे? देखो, WHO का कहना ये है कि अगर वाटर में 10 माइक्रोग्राम पर लीटर तक का जो है क्वांटिटी है तो ठीक है ना, ये सही है। इंडिया और बांग्लादेश जैसे देशों में भाई साहब ये 100 माइक्रोग्राम पर लीटर है। इट्स वेरी हाई, इट्स वेरी हाई, राइट, बहुत ज़्यादा है। साउथ एशिया में बात करें तो जो गंगा ब्रह्मपुत्रा फ्लूवियल प्लेन्स हैं, और बांग्लादेश में जो पद्मा मेघना फ्लूवियल प्लेन्स हैं, वहाँ पर ह्यूज इम्पैक्ट जो है हेल्थ पे देखने को मिला है। इंडिया में जो वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के फ्लड प्लेन्स हैं, गंगा, असम, मणिपुर वाले जो फ्लड प्लेन्स हैं, ब्रह्मपुत्र, इम्फाल रिवर्स के, है ना, यहाँ पे देखने को मिलता है। ये जो आपको पट्टी है ना, ये वाली जो पट्टी है, यहाँ पे जो है आर्सेनिक का कंटामिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल की कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट इससे अफेक्टेड है, अच्छी तरीके से मेंशन किया हुआ है। आई शेयर पीडीएफ विद यू ऑन द टेलीग्राम चैनल, वहां से देख लेना। ठीक है, और इसका बेसिकली मैंने बताया, जैसे गाल ब्लैडर का जो कैंसर है, इसके अलावा बहुत सारे स्किन एलर्जीज हैं, और बहुत सारे जो आपके ऑर्गन फेलियर के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इस कंटामिनेशन की वजह से आते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। छोटा सा आर्टिकल है, एक अभी रिपोर्ट आई थी जर्नल नेचर के अंदर कि 70,000 टन्स जो है आपके हार्मफुल केमिकल्स हर साल आपकी जो वाटर बॉडीज हैं, आपके जो एक्वाफायर्स हैं, उसमें एंट्री ले लेते हैं।
और आपका जो वाटर है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। देखो जो एग्रीकल्चर है उसमें आप पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ करते हो। एग्रीकल्चर वाटर रन ऑफ जो होता है वो आपकी रिवर बॉडीज़ में जाता है, आपके वाटर बॉडीज़ में जाता है, और वहाँ से स्मॉल अमाउंट ऑफ ये जो केमिकल्स हैं ये आपके ओशंस में चले जाते हैं। और ये जो केमिकल्स हैं ये एक तरीके से वहाँ की जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए जहर का काम करते हैं, भले ये स्मॉल अमाउंट में क्यों ना हो। तो जो आप पेस्टिसाइड अप्लाइड कर रहे हो ना फील्ड्स पर, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो एक्टिव एजेंट्स होते हैं वो फाइनली मरीन लाइफ पर जाकर जो है उनको थ्रेटन कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 13,000 किलोमीटर रिवर्स के अंदर जो है चीज़ों को चेक किया गया था और देखा गया कि यहाँ का जो बेसिकली केमिकल कंसंट्रेशन है वो बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की सहन शक्ति से ऊपर है। ठीक है। और यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म मुझे आपको प्रीलिम्स के लिए बतानी थी वो ये था कि ये जो पेस्टिसाइड्स है ये एक कास्केड जो है यहाँ पे एक तरीके से प्रोसेस के अंदर गुजरते हैं। देखो ये जो आपके पेस्टिसाइड्स है जब ये सॉइल्स में वाटर में जाते हैं तो धीरे धीरे डिग्रेड भी तो होते हैं, सन की एनर्जी की वजह से डिग्रेड होते हैं, वाटर की वजह से डिग्रेड होते हैं, तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलते हैं, फिर वो मॉलिक्यूल्स बाकी छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलते हैं, ये प्रक्रिया चलते रहती है। लेकिन एक इंटरमीडिएट सिचुएशन आती है, जो आपका पेस्टिसाइड था वो टूटा डिग्रेड हुआ दूसरे मॉलिक्यूल्स में बदला देन उसमें बदला, तो ये जो बीच वाली स्टेज है कई बार इसमें काफी लंबे समय तक परसिस्टेंट रह सकते हैं और दूसरी चीजों के साथ मिक्स एंड मैच करके मोर हार्मफुल जो है बेसिकली सब्सटेंस क्रिएट कर सकते हैं जो प्रकृति में लंबे टाइम तक रह जाएगा। ये जो कास्केडिंग इफेक्ट है कि एक तो दूसरे दूसरे मॉलिक्यूल्स में टूटते जा रहा है, दूसरा जिन मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है उसमें से कुछ क्या है लंबे टाइम तक प्रसिस्ट कर रहे हैं, दूसरी चीजों के साथ रिएक्ट करके मोर हार्मफुल सब्सटेंस बना रहे हैं, ये क्या है एनवायरनमेंट को ज्यादा नुकसान करता है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे देखने वाली चीज थी। परफेक्ट है। नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं ट्रॉपिकल वाटर टर्न ग्रीन। तो ये देखो भाई ऐसे पानी क्या है हरा हो गया है, प्रॉब्लम क्या है पानी ब्लू होना चाहिए नीला होना चाहिए। ठीक है। तो देखते हैं भाई ये जो ग्रीन हो गया है क्या इसकी मुसीबत हुई है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से 56% जो वर्ल्ड के ओशियंस हैं उनके कलर में चेंज देखने को मिल रहा है। तो एक स्टडी पब्लिश हुई थी नेचर में, उन्होंने ये बताया ट्रॉपिक्स पे वाटर जो है ग्रीन हो गया है, खासकर जो साउदर्न इंडियन ओशियन है वहाँ पे सिग्निफिकेंट कलर चेंज देखने को मिलता है। देखो जो ओशियन का कलर है ना वो दिखाता है कि वहाँ पे कितने फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कितना ऑक्सीजन उसके अंदर है। तो कलर जो है ओशियन की हेल्थ के बारे में हमें बताता है। अगर ओशियन का कलर चेंज हो रहा है भले ही वो ह्यूमन आइज के लिए बहुत निग्लिजिबल हो, दैट मीन्स कि ओशियन के इकोसिस्टम पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि करंटली देखो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का 25% है वो तो ओशियंस डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन अगर इनके कलर में कुछ ऑल्ट्रेशन हो रहा है तो दो चीजें दिखाता है। एक तो जो फाइटोप्लैंक्टन कम्युनिटी है जो कि ओशियन फूड चेन के लिए एक बेस का काम करती है, क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, खाना बनाते हैं जिससे पूरी मरीन लाइफ सस्टेन करती है। कलर चेंज मतलब फाइटोप्लैंक्टन कम्युनिटीज पे जो है ऑल्ट्रेशन हुआ है। दूसरा जो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का अब्सॉर्ब यहाँ पे होता था उस पे भी असर देखने को मिला है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बस इतना ही समझ लो कि ओशियंस का कलर चेंज हो रहा है और इसका सीधा असर जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं ओशियन में और जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की ओशियन की कैपेसिटी है, इसका मतलब उनमें कुछ ऑल्ट्रेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई कलर चेंज हो रहा है। इतना ध्यान कर लो, प्रीलिम्स में इसी तरह से कुछ पूछ लेंगे वो। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ की टर्म्स की, है ना, जिन की टर्म्स को हम लगातार न्यूज़पेपर में देख रहे हैं जिनका आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो। कार्बन सर्कुलर इकोनॉमी। तो देखो कार्बन मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, सर्कुलर मतलब एक साइकिल की बात कर रहे हैं, तो एक अर्थव्यवस्था। देखो अभी हमारी जो करंट इकोनॉमी है वो एक लीनियर मॉडल पे चलती है। लीनियर मॉडल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया, मॉडिफाई किया, चेंज किया, यूज किया, थॉरो कर दिया। ठीक है जी। तो जो थ्रू आउट कर देते हैं हम मतलब हम वेस्ट कर रहे हैं।
फिर इससे क्या हो रहा है, फिर से नई रिसोर्सेस ली, उनको थ्रो किया, तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। लेकिन अगर हम क्या करें, अल्टरनेटिव मॉडल्स पे काम करें, सर्कुलेशन पे काम करें, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस पे काम करें, तो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमने जो रिसोर्सेज पहले ही एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं उनको हम रीयूज कर रहे हैं, हम अपने कंजप्शन को रिड्यूस कर रहे हैं, हम चीज़ों को रिसाइकल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इसको कम करने में मदद मिलेगी। तो ये जो टर्म है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, इसको ध्यान रखना। देन नेचुरल कार्बन सिंक। तो देखो, हमारे प्लैनेट पर बायोस्फीयर है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, हाइड्रोस्फीयर है वाटर वाला, लैंड मास है, ये सब के सब क्या है, कार्बन को सिंक करते हैं, सब के सब कार्बन को स्टोर करके रखते हैं। ये सब नेचुरल कार्बन सिंक्स हैं। हम कह रहे हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड को भाई कैसे हटाएं, तो नेचुरल कार्बन सिंक्स हैं, बस हमने उतना ओवर एक्सप्लॉइट उनको कर दिया है कि वो बेसिकली थोड़ा काम कम कर पा रहे हैं। अब देखो, जैसे जो ट्री और प्लांट है वो जैसे जैसे ग्रो करते हैं, अपने बायोमास के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे स्टोरेज होता है। ओशियंस को तो बेसिकली कहा ही गया है कि वो आपके अर्थ के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है। व्हाई? बिकॉज दे अब्सॉर्ब अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एमिटेड बाय द ह्यूमंस। परफेक्ट, तो इसको ध्यान रखना। इसके अलावा देखोगे कि जो ओशियंस के अंदर बहुत सारे क्रीचर्स है, आपके फिशेस है, टाइनी फाइटोप्लैंक्टन्स है, जू प्लैंक्टन्स है, जो वो बेसिकली डेड होते हैं तो ओशियंस के बॉटम्स में जाके एज अ सेडिमेंट्स के रूप में बन जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टोर हो जाता है। फिर जब उनका कुछ डीकम्पोजिशन होता है तो न्यूट्रिएंट्स जो है रिलीज होते हैं, अनलॉक होते हैं, तो न्यूट्रिएंट की साइकिल एक चल जाती है। फिर आपकी जो सॉइल है उसके अंदर बहुत सारी माइक्रोबियल एक्टिविटीज होती रहती है, उनकी वजह से कार्बन स्टोर होता है। सॉइल के अंदर बबल्स बनते हैं, उन बबल्स के अंदर एयर पैकेट्स रहते हैं, वो एयर पैकेट्स में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होता है। तो इस तरीके से जो ये आपके नेचुरल कार्बन सिंक्स हैं, ये क्या है, स्टोर करते हैं। हमें इनको जितना कम डिस्टर्ब करें और जितना इनकी कैपेसिटी को हम बेसिकली अनहेंस करें उतना बेहतर है। परफेक्ट है, दिस इज अ की टर्म। देन एक आता है आपका एंथ्रोपोसेन इपोक, राइट। तो देखो, आपको पता होगा कि जब से इस पृथ्वी का है ना बिग बैंग थ्योरी के बाद से है ना जन्म हुआ है, ये जो प्लैनेट फॉर्मेशन हुआ है, हमने एक जियोलॉजिकल साइकिल में या एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो है डिवाइड कर दिया कि भाई ये एक टाइम स्केल, ये एक टाइम स्केल, यहाँ पे डायनासोर्स थे, इससे पहले फिशेस आए थे, है ना, उससे पहले जो है आपके एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनना शुरू हुआ था, उससे पहले सिंगुलर जो है सिस्टम बनना शुरू हुआ था। तो इसी तरीके से साइंटिस्ट ने बोला है कि अब ये जो टाइम चल रहा है ये एंथ्रोपोसीन टाइम है, यानी कि ये एक ऐसा टाइम है जब अर्थ के इस प्लैनेट के सिस्टम में इतने रेडिकल चेंजेस आ चुके हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कि शायद अब वापस लौटना मुश्किल है। देखो, एक आइस एज आई थी हेलोसीन के टाइम पे, है ना, तो आइस एज में ना सब कुछ एक तरीके से तबाह हो गया था, मास एक्सटिंक्शन देखने को मिला था। उसके बाद इस अर्थ ने धीरे धीरे कुछ सिस्टम्स डेवलप किए, है ना, आज जो हमारे पास लिविंग कंडीशंस हैं वो ड्यूरिंग द टाइम विकसित हुई हैं। लेकिन ह्यूमंस ने अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन की वजह से उन डेवलप्ड कंडीशन में बहुत ज़्यादा ऑल्ट्रेशन कर दिया है, और इसी को बोला जाता है एंथ्रोपोसीन बेसिकली एपोक, राइट है। तो बताया गया है कि मिड सेंचुरी से क्लियर शिफ्ट देखने को मिलता है, जब जो अर्थ है वो अपने नॉर्मल बाउंड जो था, है ना, हेलोसीन के टाइम से उसके बियॉन्ड जा चुकी है, ठीक है। तो ये टर्म याद रखना। जहाँ तक मुझे याद है 2018 के आसपास मतलब आसपास क्या होगा, 2018-19 में क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी ने इस पे ऑलरेडी, ठीक है जी। ओके, बढ़िया। तो इसी के बारे में बताया गया है कि ये टर्म सबसे पहले किसने दी थी, नोबेल प्राइज विनिंग जो केमिस्ट थे पॉल क्रुजिन, और बायोलॉजी के प्रोफेसर थे बेसिकली गिजीन स्ट्रॉरबर, उन्होंने जो है इसको जो है दिया था। और ये फिनोमिना एसोसिएट होता है कि कैसे अर्थ जो है ग्लोबल वार्मिंग फेस कर रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, मास स्केल पर सोइल का इरोजन हो रहा है, बायोस्फीयर का डिट्रॉयशन हो रहा है, डेडली हीट वेव्स हम सफर कर रहे हैं। दैट मीन्स हम इस जो है एपॉक में एंटर ऑलरेडी कर चुके हैं, और जिम्मेदार कौन है, ह्यूमंस है। परफेक्ट है।
बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो एक बहुत आसान सी केस स्टडी दी गई है कि कैसे अफ्रीका के अंदर राइनोस की बहुत ज़्यादा पोचिंग होती थी। बाद में जो है कम्युनिटी को साथ लेकर एक सॉल्यूशन निकाला गया, कम्युनिटी को एम्पावर किया गया और जिसकी वजह से राइनो की जो पोचिंग है उसको काफ़ी हद तक रोका जा चुका है। ओके, आई एम सॉरी। और यहाँ पे बेसिकली इसको एज अ केस स्टडी, एज अ एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हो। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी, वहां से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पीटीआई बैच की। बिल्कुल भी भूलना नहीं है, काफी देर हो गई है मुझे बोलते हुए। आई जस्ट नीड अ वाटर, राइट? ओके, तो ठीक है, वैसे भी आपसे विदा लेने का टाइम आ चुका है। बिल्कुल भी भूलना नहीं है, 22 जुलाई शाम को 6 बजे इवनिंग बैच पीटीआई स्टार्ट हो चुका है और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हो। यहाँ पर अगर आप एक बार प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो, आपके रहने की, खाने की ज़िम्मेदारी हमारी होगी। आप बस आइए और पढ़ाई कीजिए, बट इसके लिए ज़रूरी है आप पीटीआई बैच को ज्वाइन करें, बहुत मेहनत से पढ़ाई करें और चकते फट्टे करके आपका जो है पेपर क्रैक हो जाए। इस बैच के बारे में यू वांट टू आस्क एनीथिंग, बुक सीरीज, एनसीईआरटी, नोट्स, आंसर राइटिंग, प्लीज़ मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे पिंग कीजिए। आई विल शेयर द डिटेल्स विद यू एंड फिर देखते हैं कि किस तरीके से जो है आपकी इस यूपीएससी की जर्नी को आगे बढ़ाया जा सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। जल्द मिलूंगी मैं आपको एक नए क्लास के साथ और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।